जय हिंद। तो इससे पिछले वाले वीडियो में जो है हम फ्रांस में जो है जुलाई क्रांति हुआ था। जुलाई में दो क्रांति हुआ था, 1830 में, जुलाई 1830 में और जुलाई 1848 में। ये हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके थे। तो आज का टॉपिक है, इसमें पहला टॉपिक है इटली का एकीकरण। क्योंकि फ्रांस के आसपास में दो चार देश थे, परसा थे, इटली थे, जर्मनी थे, बहुत सारे देश थे। अब फ्रांस में जब राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न हुआ तो उसके आसपास के देश में भी क्या हुआ, उसका भी मन करने लगा कि हम भी क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। और इसी का परिणाम हुआ कि इटली का भी क्या हो गया, एकीकरण हो गया। इटली जो था, अभी वर्तमान में इटली का राजधानी कहाँ है, रोम है कि नहीं है, और अभी बहुत बड़ा देश है। लेकिन जिस समय का बात हम कर रहे हैं, जो आप 10वां में पढ़ रहे हैं, इनमें जो था इटली बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था और सब टुकड़ा का अलग अलग क्या होता था, राजा हुआ करता था। तो उनमें जो प्रमुख राज सब था उसका इटली का, जो अलग अलग था, जो इटली में मिला हुआ नहीं था, वो था सर्डिनिया। क्या नाम था, सर्डिनिया। इसके बाद लोम्बार्डी, वेनेसिया, परमा, मोडेना, टस्कनी, सिसिली, नेपल्स और रोम। रोम जो कि अभी वर्तमान में क्या है, राजधानी भी है। तो ये इतने पार्टों में बटे हुए थे। तो इटली का एकीकरण करने का जब सबसे पहले जो ख्याल आया, इनमें जो एकीकरण करने का ख्याल आया, उनमें आया किसको, मेजेनी को। किसको आया, मेजेनी को। लेकिन मेजेनी से पूरा नहीं हो पाया। तो इनके साथ तीन और व्यक्ति थे। मेजेनी थे, काउंट काबूर थे, विक्टर एमेनुएल थे और एक थे गेरिबाल्डी। इनके प्रमुख राज्य सब कौन था, सर्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनेसिया, परमा, मोडेना, टस्कनी, सिसिली, नेपल्स, रोम। और इनके जो एकीकरण करने का श्रेय जाता है इस चार व्यक्ति को, मेजेनी को जाता है, काउंट काबूर को, गेरिबाल्डी और विक्टर एमेनुएल को। अब सबके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। सब अपना अपना योगदान दिया था इटली को एकीकरण करने में। एकीकरण का मतलब क्या, देश को क्या कर देना, एक कर देना। एकीकरण का मतलब क्या होता है, पूरा देश को एक साथ कर देना। यही क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। तो इनमें कोई आदमी आगे चल के तो आएगा, तब तो एकीकरण हो पाएगा। तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेजेनी के बारे में। मेजेनी जो था वो एक इतिहासकार था, साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। इतिहासकार का मतलब क्या, जो इतिहास के बारे में लिखता है। साहित्यकार का मतलब क्या, जो साहित्य को लिखता है। और इसके साथ साथ ये गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। गणतंत्र, गण मतलब जनता, लोग, मतलब जनता का शासन ये चाहता था, जिसके कारण तो वो राजाओं से अलग, राजाओं को हटा करके वो जनता का शासन लाना चाहता था। इसलिए तो इटली का वो एकीकरण करना चाहता था। और योग सेनापति था। सेनापति का मतलब सेना का जो हेड होता है, वो सेना में भी था। समझ गया बात को। तो ये मेजेनी का एक इंट्रोडक्शन हो गया। इनमें जो था, ये सबसे पहली बार क्या किया था, ये इसका योगदान क्या था। ये जो है एक इटली में एक क्रांतिकारी संगठन था। क्रांतिकारी संगठन किसको कहते हैं, जो क्या करता है कि सरकार, जो राजाओं के खिलाफ जो लोग आंदोलन करते हैं, तो सारे क्या कहलाते हैं, क्रांतिकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रांतिकारी। और उनका एक संगठन का नाम था क्या, कार्बोनरी। क्या नाम था, कार्बोनरी। और कार्बोनरी के ग्रुप में क्या हो गया, ये शामिल हो गया। कौन शामिल हो गया, कार्बोनरी। ये क्रांतिकारी संगठन का नाम है। और इनमें कौन शामिल हो गया, मेजेनी। और इसके बाद ये जो उस समय के सबसे प्रभावशाली राज देश कौन था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया प्रशा कौन, ऑस्ट्रिया का जो राजा था कौन, क्या नाम था उसका, मेटरनिक। तो मेटरनिक जो था पूरा एकदम यूरोप में ही अपना साम्राज्य बसाया हुआ था। तो उसके खिलाफ आकर के ही क्या कर दिया था, अपने देश को एकीकरण करना चाहता था, जिसके कारण ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। और मेटरनिक इसे कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, बोला कि तुम जो राजाओं को हटाना चाहता था, और मेटरनिक चाहता था कि राजा का शासन रहे, पूरा यूरोप में रहे, जिसके कारण इसको मेजेनी को कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद जब जेल से छूटा, मतलब निकला, तो ये क्या हो गया, विदेश भाग गया। क्योंकि रहता अगर इटली में, इसको फिर मेटरनिक अपना क्या शिकार बना लेता है इसको। इस डर से कहाँ भाग गया, विदेश। विदेश में ये चैन से नहीं बैठा। और विदेश में जाने के बाद ये क्या कर दिया, यंग इटली नामक संस्था का गठन किया था। यंग इटली मतलब युवाओं का एक संगठन बनाया था, जिनमें इटली के जो युवा लड़का सब थे उसको क्या करते थे, शामिल करते थे और राजाओं के खिलाफ क्या करते थे, भड़काते थे। वहीं से इसके अलावे ये कौन कौन सा किया, यंग यूरोप नामक संस्था का भी क्या किया, या स्थापना किया, जो कि 1839 ईस्वी में। और इसके बाद जो है फ्रेंडली इटली, लास्ट में 1851 ईस्वी में, जब ये मेटरनिक का पतन हो गया 1848 ईस्वी में, तब ये 1851 ईस्वी में क्या किया, फ्रेंडली इटली नामक संस्था का गठन किया। लेकिन इस गठन में ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया और इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। इसलिए हम क्या लिखे यहाँ पे,
असफल रहा। कौन असफल रहा? मेजेनी असफल रहा। और लेकिन इटली का एकीकरण का जो पहली बार जो सोचा था वो कौन सोचा था? मेजेनी। इसलिए जो है पहली बार ये आया था, इसलिए इसको कहा जाता इटली का मसीहा कहा जाता। क्या कहा जाता? मसीहा। मतलब पहली बार सोचा था कि हम इटली को क्या करें? एकीकरण करें। इसके बाद इटली का पैगंबर के नाम से भी इसको जाना जाता है। समझ गया बात? तो ये था मेजेनी। और इसके बारे में जब पूछेगा एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज इसमें हम लिख दिए। इसके बाद दूसरा व्यक्ति जो था वो था कौन? काउंट काबूर। कौन था? काउंट काबूर। और काउंट काबूर थोड़ा समझदार व्यक्ति था, यह एक कूटनीतिक था। अब कूटनीतिक कहते किसको है? कूटनीतिक उसको कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि राजा शासन में ही रहे, शासन के आसपास ही रहे, लेकिन बातों से किसी देश के साथ संबंध बना करके उसको अपने तरफ कर ले, और फिर जब इसका अपना काम हो जाए तो फिर उसको धोखा दे करके अपना काम निकाल ले। मतलब कहने का मतलब अपने काम निकालने के लिए दूसरे का प्रयोग करना दिमाग से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कूटनीतिक कहते हैं। और आजकल के जो राजनीतिक चलते हैं कूटनीतिक पर ही चलते हैं। आजकल क्या सभी जमाने से ही ऐसे ही चलते आ रहे हैं। तो ये जो था काउंट काबूर जो था, एक क्या था? एक कूटनीतिक था। काउंट काबूर की सहायता से लोम्बार्डी स्वतंत्र हुआ। अब क्या हम बताए थे यहाँ पे इटली का एकीकरण, इटली का जो हिस्सा था राज था कौन था? सर्डिनिया था। इसके बाद लोम्बार्डी था, वेनेशिया था, परमा था, मोडेना था, टस्कनी था, ये सारे राज था कि नहीं था? उनमें जो सबसे शक्तिशाली राज था वो था तुम्हारा इटली का सर्डिनिया। कौन था? सर्डिनिया। और उस टाइम जिस समय पे काउंट काबूर आए थे इटली को एकीकरण करने के लिए, उस टाइम पे सर्डिनिया के जो राजा थे कौन थे? एल्बर्ट थे। और एल्बर्ट थोड़ा अजीब माइंड के थे, जो कि काउंट काबूर के बात को नहीं मानते थे। जब एल्बर्ट खत्म हो गए, मतलब डेथ भी हो गया, ये हट गया शासन से, तो कौन बना? विक्टर एमुनुएल बना। और विक्टर एमुनुएल जो था थोड़ा सा ये क्या था? जनता के बातों को मानने वाला था। पूर्ण रूप से नहीं कहा जाए, लेकिन ये काउंट काबूर तो था बहुत अच्छा कूटनीतिक था, लोगों को बातों में फंसाने के लिए जानता था। इसलिए क्या किया? किससे जाके मिला? मतलब सर्डिनिया जो इटली का एक राज मजबूत राज था, उससे उसके राजा विक्टर एमुनुएल से जाके मिला और उसको बोला देखिए हम आपका सहायता करेंगे, है कि नहीं है, जो आसपास के। तो इसमें जो विक्टर एमुनुएल से जाके काउंट काबूर मिला, और काउंट काबूर क्या कहा कि आपको हम सहायता करेंगे सेना के साथ और अपने जनता के साथ, और इसके साथ साथ जो है आप क्या कीजिए? हमारे बातों को मानिए। बातों को मानने का मतलब ये है कि आपको हम सहायता करेंगे, आसपास के जितने इटली के राज अलग अलग है, अलग अलग राजा, उसको जितने में आपको हम मदद करेंगे। और आप क्या कीजिएगा? आप मेरे साथ रहिए और मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, और पूरा इटली को क्या करेंगे? एक करेंगे, और सबका राजा आप ही को बनाएंगे। इसको लोभ दे दिया किसको? विक्टर एमुनुएल। और विक्टर एमुनुएल भी चाहते थे कि नहीं पूरा इटली क्या हो? एक हो। इसलिए इसका काउंट काबूर के बात को क्या कर दिया? ये मान लिया। और काउंट काबूर की सहायता से उसके बगल में था तो इटली का दो हिस्सा, अगर एक मानेंगे तो उत्तरी वाला हिस्सा, एक क्या था? दक्षिणी वाला हिस्सा। उत्तरी वाला हिस्सा में सर्डिनिया आता था, लोम्बार्डी और वेनेशिया आता था। तो क्या किया? ये सर्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर एमुनुएल। काउंट काबूर के साथ उसके बगल में था लोम्बार्डी। लोम्बार्डी पे कौन कर लिया अधिकार? सर्डिनिया के राजा विक्टर एमुनुएल क्या कर दिया? लोम्बार्डी पर हमला करके उसको जीत लिया। काउंट एमुनुएल जो है काउंट काबूर की सहायता से मिला लिया उसको, किसको? लोम्बार्डी को। सर्डिनिया के बगल में था लोम्बार्डी। तो इस हिसाब से काउंट काबूर की सहायता से लोम्बार्डी स्वतंत्र हो गया। इसके बाद जो है परमा, मोडेना, टस्कनी भी क्या हो गया? और पहली बार किसको? लोम्बार्डी को अपने में मिलाया विक्टर एमुनुएल काउंट काबूर की सहायता से। और धीरे धीरे उसके बगल के जो भी राज थे, यहाँ पे लिखे हैं परमा थे, मोडेना थे, टस्कनी थे, इसको भी क्या कर लिया? विक्टर एमुनुएल और काउंट काबूर मिलकर के अपने में मिला। विक्टर एमुनुएल का प्रधानमंत्री काउंट काबूर बना। कहने का मतलब बाद में जो विक्टर एमुनुएल क्या कर लिया? काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। आप प्रधानमंत्री कहते किसको है? प्रधानमंत्री देखिए आप बहुत सारे, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री, अभी तो प्रधानमंत्री कहते हैं, पहले जो राजा होते थे ना उसके बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे। और मंत्री में जो सबसे मुख्य मंत्री होते थे, मतलब सबसे अच्छा, सबसे विश्वास वाला मंत्री होता था, उसको क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल क्या बना लिए थे? प्रधानमंत्री। तो ऐसे पूछेगा काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो क्या प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इस हिसाब से काउंट काबूर की सहायता से और विक्टर एमुनुएल बहुत सारे इटली के बहुत सारे राज्यों को क्या कर लिया? अपने में मिला लिया। और ये जो कहा जाता है इसको, यहाँ से काउंट काबूर का जो कार्य था इसको कहा जाता है इटली के एकीकरण का प्रथम चरण के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद आपको तीसरा व्यक्ति आया, वो था गेरीबाल्डी। कौन थे? गेरीबाल्डी। तो गेरीबाल्डी जो थे पेशे से क्या थे? नाविक थे। नाविक किसको करे? जो नाव चलाने वाले होते हैं, मतलब काम करके अपने साधारण एक व्यक्ति थे। वो पेशे से क्या थे? काम करने में नाविक था। ये पूछता ऑब्जेक्टिव में, गेरीबाल्डी पेशे से क्या थे? क्या बोलेंगे? नाविक थे। प्रारंभ में जो था ना, यह कौन? गेरीबाल्डी मेजिनी के विचारों का समर्थक था। कहने का मतलब मेजिनी का सोच क्या था कि हम इटली का एकीकरण तो करेंगे, है कि नहीं है, लेकिन ये इसमें एक कमी क्या था? कूटनीतिक गुण नहीं था। कूटनीतिक गुण का मतलब ये था, जो देश मजबूत, जो राज्य मजबूत है, उसका सहयोग लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? हम सफल हो जाते हैं। और जो कमजोर है, जो मजबूत है, उसको हम छोड़ देते हैं, उसके विरोध में हम जब कोई काम करते हैं तो हमारे काम में क्या आ जाता है? बाधा आ जाता है। तो मेजिनी क्या थे? जो मजबूत राज थे उसका सहायता नहीं लेते थे, डायरेक्ट अपने से ही चाहते थे कि हम क्या कर ले? इटली का एकीकरण कर ले, जिसके कारण क्या हो गया था? ये असफल हो गया था, ना हो गया था। कॉन्ट कावर का मतलब था जो मजबूत है उसको अपने साथ करे और तब एकीकरण करे, जिसके कारण इसका प्रथम चरण पूरा भी हो गया, ना हो गया। तो शुरू में गेरीबाल्डी जो मेजिनी के विचार का समर्थक था, लेकिन जब ये कॉन्ट काबूर से आके मिला तो किसके विचारों का समर्थक बन गया? कॉन्ट काबूर के विचारों का समर्थक बन गया। और इसके बाद कॉन्ट काबूर से जब मिला तो कॉन्ट काबूर ने इसको कहा कि हम जो है ना उत्तरी इटली को क्या कर रहे हैं? एकीकरण कर रहे हैं। उत्तरी इटली में क्या आता था? सर्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनेशिया। और दक्षिणी इटली में आता था परमा, मोरेना, टस्कनी, सिसिली, नेपल्स। विशेष करके सिसिली और नेपल्स दक्षिणी इटली में आता है। तो कॉन्ट काबूर ने इसको कहा तुम जाओ दक्षिणी इटली का एकीकरण करने का कोशिश करो और हम उत्तरी का एकीकरण करने का कोशिश करते हैं। जिसके कारण ये क्या कर दिया? लाल कुर्ती नामक संगठन का क्या किया? स्थापना किया। और इसमें अपने सेना को क्या किया? शामिल किया। अपने ग्रुप संगठन के आदमी को क्या किया? सेना में भर्ती किया। और इसके बाद ये क्या कर लिया? इटली के जो दक्षिणी हिस्सा था, सिसिली और नेपाल, तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर या लाठी के बल पे कहा जाए, क्या कर लिया? सिसिली और नेपाल्स को क्या कर लिया? जीत लिया। जीतने के बाद उस पर कौन कर लिया? गेरीबाल्डी अधिकार कर लिया। अपने सुरक्षा कर्मी और स्वयं सहायता के समूह के जो सदस्य थे उसके साथ मिलकर के सिसिली और नेपल्स पर अधिकार करने के बाद ये क्या किया? जितने सारे वो राज थे वो सारे आके किसको दे दिया? विक्टर एमनुएल को। ये बोला कि ये राज जो हम जीते हैं ये हम अपने जिंदगी के लिए नहीं जीते हैं, ये हम राष्ट्र के लिए, इटली के एकीकरण करने के लिए जीते हैं। इसलिए हम इसका राजा ताजा कुछ नहीं बनेंगे। आप क्या कीजिए, ये जितने दो सिसिली और नेपल्स वो जीते हैं, विक्टर एमनुएल राजा था उस वक्त, बोला कि आप ही इस पर क्या कीजिए? शासन कीजिए। और राष्ट्र के नाम दे दिया वो दो सिसिली और नेपल्स को, और खुद एक किसान के भांति जीवन व्यतीत करने लगा, क्योंकि उसको कोई लोभ नहीं था, लालच नहीं था। तो राष्ट्र के प्रति समर्पित का भावना जो है पूरा वर्ल्ड में गेरीबाल्डी से अच्छा कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि वो चाहता तो सिसिली और नेपल्स में राजा भी बन सकता था, लेकिन वो राजा नहीं बना। वो खुद जीत करके किसको दे दिया? विक्टर एमनुएल को। और वो खुद क्या बन गया? एक साधारण किसान बन गया और साधारण जीवन व्यतीत करने लगा। इसलिए दक्षिणी इटली का एकीकरण करके वो किसको दे दिया? विक्टर एमनुएल को दे दिया। और बाद में एक साधारण किसान का जीवन जीने लगा। समझ गया बात को? तो गेरीबाल्डी हो गया। और चौथा हम बोले थे विक्टर एमनुएल। विक्टर एमनुएल तो शुरू से लेकर के लास्ट तक है, तो विक्टर एमनुएल भी शामिल हो गया कि नहीं हो गया? तो विक्टर एमनुएल किसका राजा था? शुरू में वो सर्डिनिया के राजा था, बाद में धीरे धीरे पूरा इटली राजा होने लगे थे, ना होने लगे। अब हम पढ़ते हैं ये जो था गेरीबाल्डी का जो कार्य था, दक्षिणी इटली का एकीकरण किया था, इसको हम द्वितीय चरण के नाम से भी क्या करेंगे? जानेंगे। बात समझ गया? अब आता है इटली के एकीकरण का तृतीय चरण। मतलब आधा इटली तो लगभग एकीकरण हो गया था, उत्तरी और दक्षिणी। अब बीच वाला एरिया कुछ बच गया था। तो बीच वाला एरिया पे जो था ना, कुछ जगह पे ऑस्ट्रिया का अधिकार था। किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। जो इटली का राजधानी अभी कहाँ है? रोम। तो रोम पे जो था ना, किसका अधिकार था? फ्रांस का अधिकार था। समझ गया बात को? तो अब वो वाला एरिया को भी वो जीत करके चाहता था हम किसकी क्या करें? इटली में मिला। इटली के एकीकरण का हम तृतीय चरण में क्या हुआ था कि इटली के जो बीच वाले हिस्सा थे, उत्तरी पे कब्जा कर लिया विक्टर एमनुएल, दक्षिणी पर गेरीबाल्डी, तो बीच वाला एरिया पर फ्रांस और ऑस्ट्रिया का कब्जा था। तो अब समस्या था इटली के एकीकरण करने वालों के बीच कि जो ऑस्ट्रिया जो इसको ही भगाए और फ्रांस जो है उसको भी भगाए। तो इसी बीच क्या हो गया? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध हो गया। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध हो गया, जिसमें ऑस्ट्रिया के जितने सारे सेना इटली के ऊपर था वो सारे सेना कहाँ बुला लिया? वो पर्सा से लड़ने के लिए। तो उस बीच में क्या हो गया? वो जगह खाली हो गया।
और उसी बीच का फायदा उठा लिया कौन? विक्टर एमनुएल। और उस पे जो एरिया जो है ऑस्ट्रिया के कब्जा में था वो कौन उठा लिया फायदा? उसका विक्टर एमनुएल। और फिर उसको कहाँ कर लिया? इटली में शामिल कर लिया। तो और इस युद्ध को जो कहा जाता था, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच जो युद्ध हो रहा था आपस में, इस युद्ध को हम लोग सेडवा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और ये युद्ध कितना में हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। 1870 ईस्वी में जो है मतलब रोम पे अधिकार फ्रांस का था और फ्रांस पर हमला कर दिया पर्सा। पर्सा जब हमला कर दिया तो फ्रांस और पर्सा के बीच क्या हो गया? लड़ाई हो गया, जिसका बीच में फायदा उठा लिया विक्टर एमनुएल। और रोम पे जो सेना था किसका? फ्रांस का, वो सारे कहाँ? पर्सा से लड़ने के लिए चला गया। और जिसके कारण जो है बीच में फायदा उठाकर विक्टर एमनुएल जो है रोम को भी अपने अंदर क्या कर लिया? शामिल कर लिया। तो इसीलिए 1870 में पर्सा और फ्रांस के बीच लड़ाई हुआ था, इसका फायदा कौन उठा लिया था? विक्टर एमनुएल। और इसको किसको? रोम को अपने में शामिल कर लिया। और इस प्रकार जो है इटली का लगभग एकीकरण हो गया था ये। लेकिन तृतीय चरण था, पूर्ण रूप से एकीकरण नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत बाकी था, जिसको हम अंतिम में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं किसका एकीकरण? जर्मनी का एकीकरण। कहा जाता है कि इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण दोनों क्या हुआ? साथे साथ हुआ। अभी तो हम पहले इटली का ही एकीकरण पढ़ लिए हैं, लेकिन आगे बढ़ करके जर्मनी का ही लोग चाहता था कि हम जर्मनी का क्या करें? एकीकरण करें। और उसका बीच बीच में फायदा उठा करके कौन? इटली अपना एकीकरण कर लिया। तो अब हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो जर्मनी का एकीकरण का मुख्य श्रेय जाता है बिस्मार्क को। किसको जाता है? बिस्मार्क को जाता है। और बिस्मार्क जो था ना वो कूटनीतिक था। क्या था? कूटनीतिक। ये महा खतरनाक कूटनीतिक था। कहने का मतलब दूसरे संधि करके उसको अपने तरफ कर लेना, और फिर जब इसका अपना काम हो जाता था तो फिर उसको क्या कर देता? धोखा दे देता था। और इसी बीच ये बिस्मार्क क्या किया था? 3 युद्ध लड़ा था। कितना युद्ध लड़ा था? 3 युद्ध। और बिस्मार्क जो था ये खुद एक राजा नहीं था, ये किसी राजा का क्या था? ये भी प्रधानमंत्री था। क्या था? प्रधानमंत्री। मतलब राजा को अपने इशारे पे क्या करते थे? चलाते थे। बिस्मार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री थे। किसके थे? विलियम प्रथम। राजा का नाम था विलियम प्रथम। उसके प्रधानमंत्री कौन थे? बिस्मार्क। और ये सबसे पहले क्या कर लिया? अपने जो भी इसके ग्रुप के लोग थे उसका एक सेना में कन्वर्ट कर दिया। और सेना ऐसा बनाया कि वो हमेशा सोच रहा था कि जो सेना कोई काम कर सकता है, लड़ाई को जीत सकता है, तो वो तो नॉर्मल ट्रेनिंग लेता है, तो उससे हम बेहतर ट्रेनिंग कैसे करें? इसके लिए वो एक रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था। मतलब रक्त एवं लोह का नीति दिया था। बोला था कि जो दूसरे सेना कर सकता है उसके कई गुना ज्यादा मेहनत हम लोग करेंगे। और सेना को क्या किया? मजबूत किया। तो ये समझ गया था कि बिना ताकत का हम कहीं पर भी क्या कर सकते? दूसरे राजाओं को नहीं हरा सकते। जिसके कारण ये क्या किया था? काफी मेहनत किया था अपने सेनाओं पे, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था। समझते हैं? तो जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क का जो है महत्वपूर्ण भूमिका था। और ये 3 युद्ध लड़ा था। इनमें प्रथम युद्ध जो था इसके बारे में समझ लेते हैं। ये सबसे पहले क्या किया? जो जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली राज था उस टाइम का, वो कौन था? पर्सा था। कौन सा था? पर्सा था। और जिसके राजा कौन थे? विलियम प्रथम। और विलियम प्रथम के क्या बन गए थे? प्रधानमंत्री। और जब इसके प्रधानमंत्री बन गए तो समझ लो सबसे शक्तिशाली राजा के जब प्रधानमंत्री बन गए तो अपने हिसाब से चलाएगा। और सेना को मजबूत किया और धीरे धीरे पूरा जर्मनी को एकीकरण करने के लिए स्टार्ट कर दिया। जर्मनी जो इटली से भी ज्यादा टुकड़ा में बटा हुआ था, लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या हुए थे? बटे हुए थे। तो प्रथम युद्ध क्या किया? ये जो बिस्मार्क अपने नीति के हिसाब से, कूटनीति के हिसाब से क्या कर लिया? उस टाइम पे पर्सा सबसे पहली बार किससे लड़ाई किया? डेनमार्क के बीच। किससे लड़ाई किया? डेनमार्क। उसके बगल में एक देश था डेनमार्क। ये पर्सा के बगल में क्या था? डेनमार्क। ये डेनमार्क से युद्ध किया, लेकिन युद्ध ये डायरेक्ट अकेले नहीं लड़ा। ये उसके बगल में उसके बगल में एक और राज्य था ऑस्ट्रिया। क्या था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को बोला कि देखो, कौन? बिस्मार्क ने बोला ऑस्ट्रिया को, देखो तुम मेरे साथ जो है डेनमार्क को हराने में मदद करो। जब हम डेनमार्क को हरा देंगे ना, आधा आधा डेनमार्क को क्या कर लेंगे? हम लोग बांट लेंगे। समझ गया बात को? और ऑस्ट्रिया क्या कर दिया? किसका सहायता दे दिया? पर्सा का। किसका सहायता दे दिया? पर्सा का। और पर्सा और ऑस्ट्रिया मिल करके डेनमार्क को क्या कर दिया? हरा दिया। और ये युद्ध हुआ था कितना में? 1867। तो फिर कौन जीत गया? पर्सा ने जीत गया। जब पर्सा जीत गया तो बाद में ऑस्ट्रिया को क्या दे दिया? ये धोखा दे दिया। कौन? बिस्मार्क। बोला अब जाओ तुम, अब तुमसे हमको मतलब नहीं है, जो कहे तो वो बात नहीं होगा।
समझ गया बात को। ये फिर थोड़ा सा मजबूत बन गया कौन, पर्सा। और इसका मेन मकसद था हम जर्मनी का क्या करें, एकीकरण करें, और इसके लिए हमें कोई भी हद से गुजरना पड़े इसके लिए हम क्या है, तैयार है। फिर द्वितीय युद्ध भी स्टार्ट कर दिया, पर्सा और फ्रांस के बीच, पर्सा और फ्रांस के बीच। और इनमें जो है ऑस्ट्रिया का क्या हो गया था, अब यहाँ पे लिखे पर्सा और फ्रांस, यहाँ पे लिखे ऑस्ट्रिया, है कि नहीं है। तो ये पर्सा और फ्रांस में लड़ाई नहीं हुआ था, हुआ क्या था, अब यहाँ पे ये कह दिया था कौन, पर्सा कह दिया था ऑस्ट्रिया को, जब जीतेंगे दोनों आदमी बांट लेंगे आधा आधा, लेकिन ये दे दिया, पर्सा दे दिया ऑस्ट्रिया को धोखा दे दिया ना, तो दोनों में क्या हो गया, लड़ाई हो गया, जिसके कारण जो है ना पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच, पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच क्या हो गया, आपस में लड़ाई हो गया। और फिर जो बिस्मार्क क्या कर दिया, फ्रांस को जाके कहा देखो तुम मेरा साथ दो, किसको हराने में, ऑस्ट्रिया को हराने में, और जब ऑस्ट्रिया को हम हरा देंगे ना तो जो राज है उसमें 50-50 कर लेंगे, समझ गया बात को। और यही बात क्या, फ्रांस भी आके पर्सा से क्या कर लिया, हाथ मिला लिया, और दोनों मिल करके इसको धो दिया, किसको, ऑस्ट्रिया को। और जब ऑस्ट्रिया हार गया तो अब तो फ्रांस कहेगा ना हमें आधा दो, तो अब ये कहता है बिस्मार्क तू भी ज्यादा बुझता है, ज्यादा समझता है, तू भी देखो। फिर ये क्या कर लिया, अपने बातों को चेंज कर लिया, और धीरे धीरे क्या हो गया था, उस समय पर्सा मजबूत हो गया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया था, ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया, इससे पहले डेनमार्क को भी हरा दिया था, सेना इसका मजबूत ना हो गया। अब इसके बाद फ्रांस को भी धोखा दे दिया, अब फ्रांस भी गुस्सा आ गया, बोला कि नहीं हम भी नहीं छोड़ेंगे। अब फिर पर्सा और फ्रांस के बीच आपस में क्या हो गया, युद्ध हो गया, जिसको हम तृतीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और पर्सा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ, जिसको हम लोग सेडोन युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 1870 में हम बताए थे ना, पर्सा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था, नहीं हुआ था, तो पर्सा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ, और जिसके कारण फ्रांस का क्या हो गया था, पराजय हो गया था, क्योंकि पर्सा तो मजबूत हो गया था बिस्मार्क के कारण, और पर्सा जीत गया। और इसी को हम लोग सेडोन के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और ये कितना में हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था, कितना में हुआ था, 1870। और इसी का फायदा इटली में भी उठा लिया था, विक्टर एमेनुएल ने उठा लिया था, जो कि वो अपना किसको कर लिया, रोम को अपने में शामिल कर लिया था, नहीं कर लिया था, सेडोन के युद्ध में ही रोम को शामिल किया था, कौन, विक्टर एमेनुएल, इटली में शामिल कर लिया था। और इसका भी फायदा हो रहा था, किसको, पर्सा को भी, ये फ्रांस को हरा दिया। और इस प्रकार जब कोई भी देश में लड़ाई होता है, और लड़ाई होने के बाद जीत या हार का घोषणा हो जाता है, तो उसके बीच क्या होता है, एक संधि होता है। संधि का मतलब क्या होता है, बैठक। और उस बैठक में जो देश हारता है उस पर दंड लगाता है कि मेरा सेना इतना, मैं तुमको इतना देना पड़ेगा, नहीं तो और तुमको दंड देंगे, है कि नहीं है। तो इसके बीच एक संधि हुआ था, मतलब पर्सा और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग सेडोन के युद्ध के नाम से जानते हैं, कितना में हुआ था, 1870 में। इसके भी संधि हुआ था, जिसको हम लोग फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1871 अब व्यक्ति में पूछेगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 ईस्वी में हो गया था, समझ गया। और उस टाइम जो था, ये पूरा जर्मनी का जो शासक था, राजा था, कौन था, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम कौन थे, राजा थे, और बिस्मार्क क्या थे, प्रधानमंत्री। इस प्रकार जो है जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। तो इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण बहुत ज्यादा पूछता है, समझ गए बात, इसमें जरा सा ध्यान देना है। अब इसमें आता है एक देश था, उसी के बगल में यूनान। यूनान के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो यूनान जो है, इसको यूरोप के सभ्यता का पालनहार कहा जाता है। यूरोप की जो भी सभ्यता है ना, क्योंकि यूनान के जो लोग हैं काफी समझदार, काफी माइंड डेवलप, है कि नहीं है, बहुत चीज को खोज करने वाला माइंड के आदमी होते हैं वहाँ का। तो यूरोप में जो भी चीज का आविष्कार हुआ है ना, सबसे पहले ख्याल किसको आता था, यूनान के लोग में आता था। तो इसलिए जो है ना, यूरोप के सभ्यता का पालनहार किसको कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। ये तो तकनीक सारे का खोज हुआ है, सारे सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, यूनान में। इसके बाद एक देश आता तुर्की, उसी के बगल में है। तुर्की को जो है ना, यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरोप का मरीज। का मतलब ये है कि सबसे गरीब, सबसे कंडीशन खराब जिस देश का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मरीज कहते हैं। उसको पेशेंट भी कहते हैं, इंग्लिश में नहीं कहते हैं। तो इसीलिए जो है तुर्की को यूरोप का क्या कहा जाता है, मरीज। लेकिन तुर्की में भी उस समय में एक साम्राज्य चल रहा था, मतलब राजाओं का शासन चल रहा था। और उन राजाओं में नाम था, उस साम्राज्य का नाम था ओटोमन साम्राज्य। मतलब साम्राज्य का मतलब है कि जैसे तुर्की का कोई साम्राज्य चल रहा है, तो वहां पे राजा है, और उसके आसपास के जितने सारे देश है, सब पे क्या है, उस देश का अधिकार है, और वहां से उसको टैक्स जा रहा है। तो ओटोमन साम्राज्य कहाँ चल रहा था,
तुर्की में। कहाँ चल रहा है? तुर्की में। तुर्की को यूरोप का क्या कहा जाता है? मरीज कहा जाता है। इसके बाद तुर्की में और यूनान में, क्योंकि यूनान पर भी किसका अधिकार था? तुर्की का अधिकार था। और यूनान और तुर्की में भी क्या हुआ? लड़ाई हुआ है कि नहीं है? लड़ाई होने के बाद क्या हो गया? इसमें तुर्की का क्या हो गया? हार हो गया, क्योंकि यूनान का साथ बहुत सारे यूरोपीय देश करने लगे थे, जिस कारण तुर्की का क्या हो गया? हार हो गया। और हार होने के बाद क्या हो गया? कौन स्वतंत्र हो जाएगा तब? यूनान स्वतंत्र हो गया। और उन्हीं बीच में एक संधि हुआ था यूनान और तुर्की के बीच, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एड्रियानोपुल की संधि के नाम से भी जानते हैं। और एड्रियानोपुल की संधि कितनी में हुई थी? 1829 में हुई थी। समझ गया बात? अब एक तो और जान लेते, क्रीमिया का युद्ध। क्या जानते हैं? क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था फ्रांस और रूस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? और फ्रांस और रूस के बीच हुआ था, जिसको हम लोग क्रीमिया के युद्ध के नाम से भी जानते थे। और ये हुआ था 1814 में। ये बात बताओ, फ्रांस और रूस के बीच जो युद्ध हुआ था, कौन जीता था? इनमें कौन जीतेगा बताओ? फ्रांस जीतेगा जी। तो फ्रांस जीता था। और जैसे फ्रांस जीत गया तो इस प्रकार जो है जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। और फ्रांस जीतने के बाद पूरा जर्मनी का एकीकरण हो गया। और इनमें कुछ एक देश है हंगरी, यूरोप में ही पड़ता है। इसका पूछा राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? और हंगरी में जो है भाषा बोला जाता है मैग्यूर भाषा। कौन सा भाषा बोला जाता है? मैग्यूर भाषा। इटली में एक आंदोलन हुआ था, बोलेगा इटली में एक आंदोलन था, उसको किस नाम से जानते हैं? उसका नाम है नव-गुएल्फ आंदोलन। क्या नाम है? नव-गुएल्फ आंदोलन। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है। जय हिंद।